जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के अगले टॉपिक में। हम पढ़ेंगे झारखंड की कला संस्कृति में। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य के बारे में। इसमें से हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे कि झारखंड के जो महत्वपूर्ण नृत्य है, कह सकते हैं कि झारखंड में नृत्य की समृद्ध परंपरा मिलती है। यहाँ कई तरह के नृत्य प्रचलित हैं, जिनकी अगर व्यापकता देखा जाए तो घरेलू समारोहों में ये लेकर ज़्यादा कह सकते हैं कि सामूहिक पर्व त्योहार तक ये ज़्यादा देखने को मिलता है। उसमें से कई सारे महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं, वो सभी चीज़ों को हम एक एक करके सभी चीज़ों को हम समझेंगे। आज हम कह सकते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट 20 महत्वपूर्ण लोक नृत्य के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि उस नृत्य के जो भी विशेषताएं हैं वो सभी चीज़ों को हम साथ साथ कवर करते चलेंगे। तो इसमें एक सिर्फ क्वेश्चन ये नहीं सोचिएगा कि इसमें सिर्फ 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन के साथ साथ जितने भी फैक्ट बनेंगे उससे रिलेटेड सारे फैक्ट की भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य कौन है। यानी बताना है आपको कि इनमें से कौन सा जो है कि कह सकते हैं कि लोक नृत्य तो है, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा मशहूर जो माना जाता है वो कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन है छऊ नृत्य, नटुआ नृत्य, कर्मा और जदूर। इसमें से बता दें कि ये सारे नृत्य के अंतर्गत तो आते हैं, लेकिन इसमें सबसे विख्यात जो माना जाता है वो है छऊ नृत्य। और कह सकते हैं कि छऊ नृत्य एक झारखंड की समृद्ध नृत्य और काफ़ी मशहूर ये माना जाता है। साथ ही साथ ये झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, ये विदेशों तक इसका परचम लहरा चुका है। आइए समझते हैं इसके इतिहास में। अगर देखा जाए कि छऊ नृत्य के कुछ इतिहासों की अगर हम नज़र डालें तो इस नृत्य का जन्म स्थान मुख्य रूप से सरायकेला खरसावां जो है झारखंड के जिले में, वहाँ पे मुख्य रूप से इसका देखने को मिलता है। यहीं से यह नृत्य मयूरभंज उड़ीसा और पुरुलिया जो कि पश्चिम बंगाल में है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। सबसे पहले तो इसका उद्गम जो माना जाता है वो मुख्य रूप से वो है सरायकेला खरसावां से, वो है सरायकेला खरसावां से। तो पहला तो आपको याद रखना है सरायकेला खरसावां, जहां से कह सकते हैं कि इसका उद्भव जो है वो मुख्य रूप से माना जाता है। उसके बाद सरायकेला खरसावां के बाद अगर बात करें तो यहीं से ये कह सकते हैं कि दो और अलग राज्यों में देखने को मिलता है। सरायकेला खरसावां से ये कह सकते हैं कि एक तो पहला मयूरभंज उड़ीसा में गया, और दूसरा जो है वो है पुरुलिया पश्चिम बंगाल। पुरुलिया पश्चिम बंगाल में, या कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में, कह सकते हैं कि ये दो अलग अलग राज्यों में यहीं से ये जाता है। पहला है मयूरभंज उड़ीसा और दूसरा है पुरुलिया पश्चिम बंगाल में। तो लेकिन मुख्य रूप से अगर बोले उद्गम कहाँ पे है तो वो है सरायकेला खरसावां से। तो याद रखिएगा झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य में से माना जाता है वो है छऊ नृत्य को। याद रखिएगा इस नृत्य को सरायकेला रियासत का संरक्षण प्राप्त था। इस नृत्य का विदेश यानी यूरोप में सर्वप्रथम अगर प्रदर्शन का श्रेय जाता है तो वो 1938 में सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह ने करवाया था। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार सरकार ने इस नृत्य को संरक्षण दिया एवं देश विदेश में इसके प्रदर्शन की व्यवस्था की। याद रखिएगा 2000 ईस्वी में झारखंड के कह सकते हैं कि राज्य जब अलग हो जाता है उसके बाद इस नृत्य के संरक्षण की जिम्मेवारी जो है वो झारखंड सरकार के हाथों में आ गई। वो स्वाभाविक बात है, जब राज्य अलग होता है तो जो भी इसकी जिम्मेवारी है वो तो कह सकते हैं कि अब आपके हाथों में है। अब उसका संरक्षण आप कैसे देते हैं, उसे कैसे आगे बढ़ाते हैं, ये कह सकते हैं कि अब झारखंड राज्य के ऊपर दारोमदार है और झारखंड सरकार के ऊपर पूरी जिम्मेवारी है। साथ ही साथ इसमें कह सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें अच्छे से ध्यान देना चाहिए सरकार को, ताकि कह सकते हैं कि जो भी हमारे जो पौराणिक लोक नृत्य है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि थोड़ा सा ऊंचे लेवल पर, और कह सकते हैं कि जो एक देश विदेशों तक इसका परचम अच्छे से लहरे और ये पूरा प्रचलित हो। अगर आगे इसकी बात करें कि इसकी विशेषताएं क्या है, तो थोड़ा सा हम इसकी विशेषताओं के ऊपर हम नज़र डालते हैं। सबसे पहले अगर विशेषताओं में अगर बात करें तो इस नृत्य में पौराणिक व ऐतिहासिक कथाओं का मंचन होता है। मान लेते हैं कोई स्टेज है, स्टेज से इसका जब मंचन होता है मंच पर, तो इसमें मुख्य रूप से क्या है कि पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं का मंचन होता है। इसमें पात्र तरह तरह के मुखौटे पहना जाता है। पहला तो देखिएगा कि जब ये मुखौटा बना होता है, अलग अलग मुखौटा बना होता है, जो कि कह सकते हैं कि अलग अलग मुखौटे पहने होते हैं लोग, और इसमें कई तरह के डिजाइन किए हुए थे मुखौटे पे, और मुखौटा पहन करके इसमें नृत्य किया जाता है। साथ ही साथ याद रखिएगा रंग बिरंगे मुखौटे, अनोखे वेश, कलात्मक व तेज अंग पर संचालन और बिना संवाद के अभिनय द्वारा भाव व्यक्त करना तथा पूरी कथा समझाना इस नृत्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इस कह सकते हैं कि नृत्य जो है वो छऊ नृत्य का जो सबसे महत्वपूर्ण
जो माना जाता है वो है क्या कि इसमें बिना बोले आप सभी को ये समझा देता है कि आखिर में हम बताना क्या चाह रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। साथ ही साथ इसमें रंग बिरंगे मुखौटे देखने को मिलता है, अनोखे वेश देखने को मिलता है, कलात्मक व तेज अंग संचालन, क्योंकि कह सकते हैं कि ऐसा इसका आवाज़ जो होता है, सबसे बड़ी बात है कि इसकी आवाज़ जो होता है या ध्वनि जो उपयोग किया जाता है वो एक अलग ही ढंग का होता है, जिसके कारण से कह सकते हैं कि हमारे शरीर में पूरा एक अलग तरह से एक जोश उत्पन्न हो जाता है इस नृत्य को देखने के बाद। साथ ही साथ याद रखिएगा छऊ नृत्य जो है वो मुख्य रूप से दो भागों में बटा हुआ है, दो धाराएं हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला तो आता है हथियार 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 श्रेणी, और दूसरा आता है कालीभंग श्रेणी। दूसरा जो आता है वो है कालीभंग श्रेणी। तो ये दोनों आपको याद रखना है, एक तो है हथियार हथियार एक है और दूसरा है कालीभंग श्रेणी। ये दो श्रेणियों में अलग अलग बटा हुआ है। हथियार श्रेणी में क्या है कि वीर रस की प्रधानता देखने को मिलता है, इसमें जो है वो मुख्य रूप से वीर रस की प्रधानता देखने को मिलता है। वहीं कालीभंग धारा में श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, यहाँ से कई बार सवाल पूछा जाता है कि छऊ नृत्य दो श्रेणियों में बटा हुआ है, वो कौन कौन से है? तो हथियार श्रेणी और दूसरा है हथियार श्रेणी या तो फिर कालीभंग श्रेणी। हथियार श्रेणी में जो मुख्य रूप से क्या है कि वीर रस की प्रधानता होती है। वहीं कालीभंग श्रेणी में अगर बात करें तो इसमें जो है वो श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलता है। हथियार धारा वीर रस प्रधान धारा है, जिसमें ओज गुण होता है, अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रिय भी माना जाता है। और यह याद रखिएगा, यह जो है वो पुरुष प्रधान लोक नृत्य भी माना जाता है। तो यह जो वो पुरुष प्रधान नृत्य है। यह कई मायनों में कह सकते हैं कि राज्य के अन्य लोक नृत्यों में से अगर देखा जाए तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा भिन्न देखने को मिलता है। पहली बात कि राज्य के अन्य लोक नृत्यों में सिर्फ भाव या तो कह सकते हैं कि भावाभिव्यक्ति होती है, पर उनके साथ साथ कोई प्रसंग या कथानक नहीं होते। लेकिन छऊ नृत्य में प्रसंग या कथानक हमेशा मौजूद रहता है। साथ ही साथ एक चीज और देखने को मिलता है इसमें, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि छऊ नृत्य में गुरु या प्रशिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है। यानी जब ये कार्यक्रम चल रहा होता है तो उसमें क्या है कि गुरु को होना अनिवार्य माना जाता है, या तो जो प्रशिक्षक होते हैं जो उनको प्रशिक्षण देते हैं वो कह सकते हैं कि इसमें शामिल होते हैं। कुल मिलाकर ये झारखंड का अगर बात किया जाए तो सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है, तथा इसे भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी आदि की तरह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान और सम्मान प्राप्त है। देश विदेश में लोग इसे सीखने के लिए कह सकते हैं कि सरायकेला खरसावां तक आते हैं। लेकिन थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि अब धीरे धीरे ये कह सकते हैं कि विलुप्त की कगार पर है। यानी कह सकते हैं कि ऐसे है कि बहुत कम इसका प्रचलन देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं कि लोगों को इसके प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है और झारखंड सरकार को मुख्य रूप से इसमें विशेष ध्यान देना जरूरी है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी छऊ नृत्य। तो यहाँ से जो भी आपसे सवाल बनेगा वो सारे यहीं से कवर हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है कि छऊ नृत्य झारखंड के किस जिले में प्रचलित है? तो जानते हैं कि झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला जो है, यहाँ से कह सकते हैं कि मुख्य रूप से इसका उद्भव माना जाता है। इसके बाद दो अलग अलग राज्यों में भी ये बटा। पहला है उड़ीसा जो कि मयूरभंज स्थान है, और दूसरा है जो कि कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ये देखने को मिलता है। तो ये दो ऐसे जगह है जहाँ पे इसका कह सकते हैं कि इसके बाद गया है, लेकिन पहले जो प्रचलित हुआ वो सरायकेला खरसावां से ही हुआ है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगर देखा जाए तो सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा छऊ नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन कब किया गया था? यानी कह सकते हैं कि राजकुमार सुधेंदु नारायण के द्वारा छऊ नृत्य का सर्वप्रथम विदेश में कब प्रदर्शन किया गया था? तो यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा जाता है, जो कि इसका सही आंसर होगा 1938 ईस्वी में। याद रखिएगा 1938 ईस्वी में सबसे पहले विदेशों में इसका कह सकते कि करवाया गया था, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी माना गया था। इसीलिए कई बार पूछा जाता है कि विदेशों में सर्वप्रथम छऊ नृत्य को कह सकते कि प्रदर्शन करने का श्रेय किसे जाता है? तो राजकुमार सुधेंदु नारायण को जाता है। कब हुआ था? तो 1938 ईस्वी में। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है वो छऊ नृत्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना कि इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो कि छऊ नृत्य से संबंधित नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन आप जब हल अच्छे से कर लेते तो यहाँ से क्या कि इसके बारे में पूरा कंसेप्ट आपके पास आ जाता है। सबसे पहला इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि यह युद्ध भूमि से संबंधित लोक नृत्य माना जाता है। बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें क्या है कि एक युद्ध टाइप से देखने को मिलता है और एक ऐसा भाव व्यक्त किया जाता है इसमें कि पूरा लगता है कि जैसे एक स्टेज में ही पूरा युद्ध चल रहा हो, ऐसा इसका भाव ही किया जाता है।
यह नृत्य दो श्रेणियों में बटा हुआ है, एक है हथियार श्रेणी और दूसरा है कालीभंग श्रेणी। तो बिल्कुल ये भी सही है, तो पहला सही है, ए सही है, बी सही है। तीसरा कहता है कि इस नृत्य में संवाद बोले जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें संवाद बोला नहीं जाता है, सिर्फ आपको इशारा किया जाता है। लेकिन आपको यहाँ से क्या कि इस चीज़ को समझना होता है, क्योंकि इसमें बिना संवाद के अभिनय होता है। इसमें कह सकते हैं कि भाव व्यक्त करना तथा पूरी कथा जो है वो समझाना इस नृत्य का सबसे महत्वपूर्ण चीज माना जाता है। साथ ही साथ याद रखिएगा यह पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें वीर रस की प्रधानता देखने को मिलता है। तो ये दोनों है, वीर रस की प्रधानता भी मिलता है और श्रृंगार रस भी। वीर रस जो है वो हथियार श्रेणी में मिलता है, जबकि श्रृंगार रस जो है वो कह सकते हैं कि कालीभंग श्रेणी में देखने को मिलता है। तो ये दोनों आपको श्रेणी भी याद रखना है, और किसमें वीर रस की प्रधानता है तो हथियार श्रेणी में, किसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है तो वो है कालीभंग श्रेणी में। तो यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे वो यहीं से कुछ बन सकता है। साथ ही साथ जो भी छऊ नृत्य के इंपॉर्टेंट गुरु जो होते हैं, यानी कह सकते हैं कि उसके जो भी कह सकते हैं कि जानकार जो है, और ज़्यादा कह सकते हैं कि झारखंड के लिए या तो फिर विदेशों तक पहुंचाने के लिए जो इसका कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार जो सबसे ज़्यादा किया है, उनके बारे में भी हमें जानना आवश्यक है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है कि छऊ नृत्य शैली की जन्म स्थान कहाँ माना जाता है। तो बिल्कुल इजी सवाल है ये, इस आंसर हो जाएगा आपका सरायकेला खरसावां। तो सरायकेला इसका जो है वो जन्म स्थान माना जाता है छऊ नृत्य का। आगे चलते हैं, अगला सवाल है वो है निम्न में से कौन ओजपूर्ण नृत्य शैली है जिसमें पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं का मंचन के लिए तरह तरह के कह सकते कि पात्र जो है वो मुखौटे धारण करते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी छऊ नृत्य। क्योंकि अभी हमने बताया कि यह एक ओजपूर्ण नृत्य शैली है। सबसे पहले तो यहाँ से पूछा जाता है सवाल। दूसरा क्या कि इसमें पौराणिक तथा ऐतिहासिक कथाओं का मंचन किया जाता है। इसमें कई तरह के अलग अलग मुखौटे देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें कह सकते हैं कि बिना संवाद किए हुए एक ऐसा कह सकते हैं कि नृत्य देखने को मिलता है, या ऐसा बिना संवाद किए हुए ये अभिनय पूरा दिखाया जाता है इसमें। और ये काफ़ी तेज अंग संचालन होता है। क्या कह सकते हैं कि शरीर का जो भी भाग होता है वो इतने तेजी से पूरा संचालन होता है, इसका अंग संचालन होता है कि पूरा स्टेज में जब आप इसका देखेंगे इस कला को, तो लगेगा कि एक जैसे युद्ध पूरा जैसा आपको फील होगा। साथ ही साथ इसका जो साउंड होता है वो भी काफ़ी उत्तेजना भरा होता है। कह सकते हैं कि एक ऐसा होता है कि आदमी के अंदर एक ऐसा उत्पन्न कर देता है कि देखने के बाद आपको काफ़ी मज़ा आता है ये देखने के बाद। तो ज़रूर आप जब भी मौका मिले तो आप ज़रूर छऊ नृत्य को ज़रूर देखें। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि पाइका क्या है। तो पाइका बता दें कि पाइका जो है वो मुख्य रूप से झारखंड का एक लोक नृत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी नृत्य है। तो पाइका अगर बात करें तो थोड़ा सा हम पाइका के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले यह एक ओजपूर्ण नृत्य है, याद रखिएगा। सबसे पहले तो यह एक ओजपूर्ण नृत्य है, ओजपूर्ण नृत्य है। और दूसरा अगर इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो नर्तक जो होते हैं वो सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो नर्तक होते हैं यानी जो इसका नृत्य को दिखाते हैं, तो इसमें क्या है कि यह मुख्य रूप से सैनिक वेश धारण करके इसमें जो है वो इस नृत्य का कलाबाजी जो है वो दिखाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, सैनिक वेश धारण करके इसमें जो इस कला को दिखाया जाता है। तो ये दो चीज़ इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे चलते हैं, अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। अगला सवाल है सैनिक पोशाक पहनकर कौन सा नृत्य दिखाया जाता है। यानी कह सकते हैं कि सैनिक पोशाक पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है, जो कि झारखंड का एक प्रमुख नृत्य भी माना जाता है। तो यह एक झारखंड का ओजपूर्ण नृत्य है और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी पाइका नृत्य। पाइका नृत्य जो होता है वो कह सकते हैं कि एक ऐसा ओजपूर्ण नृत्य है जिसमें सैनिक जो भी नर्तक होते हैं वो सैनिक वेश धारण कर लेते हैं, उसके बाद इस नृत्य का कह सकते हैं कि संचालन करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। आगे चलते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है वो है जदूर किस प्रकार का नृत्य है। जदूर किस प्रकार का नृत्य है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो यहीं से पूछा जाता है कि जदूर है क्या। तो जदूर जो है वो झारखंड का एक नृत्य है। तो पहला तो सवाल आपसे यही पूछा जाता है कि जदूर क्या है, लोक नृत्य है, लोकगीत है, संगीत है। इस तरह से कई बार आपको ऑप्शन में फंसाया जाता है। तो याद रखिएगा जदूर जो है वो एक नृत्य है। अब यहाँ से सवाल पूछा जा रहा है कि किस तरह का नृत्य है, एकल नृत्य है, सामूहिक नृत्य है या फिर पेशेवर नृत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन बी, यानी कह सकते हैं कि यह एक सामूहिक नृत्य माना जाता है। यह एक कह सकते हैं कि सामूहिक रूप से दिखाया गया एक नृत्य होता है जदूर नृत्य। अगर बात करें जदूर नृत्य के बारे में, तो यह नृत्य जो है वो कोलोम सिंगबोंगा पर्व जिसे फागुन में मनाया जाने वाला एक त्यौहार होता है। कोलोम सिंगबोंगा, ये आप जरूर याद रखेंगे, ये नाम जरूर आप याद रखेंगे। कोलोम सिंगबोंगा, कोलोम सिंगबोंगा, सिंगबोंगा तो आपको पता होगा, लेकिन कोलोम सिंगबोंगा याद रखिएगा। यह एक मुख्य रूप से जो त्यौहार मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, तो फागुन में यह पर्व जो है वो मनाया जाता है। और फागुन में पर्व जब मनाया जाता है, इसके बाद जो आरंभ होता है वो है जदूर नृत्य। और सरहुल पर्व जो चैत में मनाया जाने वाला त्यौहार है, ये तो आप सभी को पता होगा कि चैत के समय में मनाया जाने वाला त्यौहार जो होता है वो सरहुल होता है। तो सरहुल पर्व मनाने के पहले कह सकते हैं कि इसके मनाने तक कह सकते हैं, और कोलोम सिंगबोंगा पर्व जब शुरू होता है फागुन से, तो कह सकते हैं कि फागुन और चैत के बीच में यह नृत्य जो है वो मुख्य रूप से मनाया जाता है जदूर नृत्य। तो ये याद रखिएगा, फागुन से शुरुआत होता है, यानी होली के समय कह सकते हैं कि फागुन में जब कोलोम सिंगबोंगा त्यौहार जब मनाया जाता है, तो इसको त्यौहार मनाने के बाद ये शुरू होता है और सरहुल पर्व तक ये चलता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये किस तरह का नृत्य है, तो सामूहिक नृत्य है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर, और साथ ही साथ याद रखिएगा जदूर नृत्य के बारे में। तो जदूर नृत्य जो है वो कह सकते हैं कि एक स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है, जिसमें वे धीमी गति से लय ताल में नाचते हैं, उसी को हम मुख्य रूप से जदूर नृत्य कहते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से किस नृत्य को नीर सुसंको कहा जाता है। नीर सुसंको किस त्योहार को कहा जाता है। यहां से भी कई बार सवाल पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी जदूर नृत्य। जदूर नृत्य को नीर सुसंको कहा जाता है, जो कि एक सामूहिक नृत्य माना जाता है। यह कह सकते हैं कि फागुन और चैत के बीच में मनाया जाने वाला नृत्य माना जाता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि कर्मा पर्व के अवसर पर कौन सा नृत्य सामूहिक रूप से किया जाता है। कर्मा पर्व के अवसर पर कौन सा सामूहिक नृत्य किया जाता है। तो इसका कह सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी करम नृत्य। करम नृत्य जो है वो मुख्य रूप से कह सकते हैं कि कर्मा के समय में कह सकते हैं कि ये मनाया जाने वाला नृत्य है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे कि कर्मा जो है वो कब मनाया जाता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, भादों के शुक्ल पक्ष में यह मनाया जाने वाला मुख्य रूप से जो है वो त्यौहार माना जाता है। तो याद रखिएगा, ये मुख्य रूप से जो है वो कब मनाया जाता है, तो भादों में मनाया जाने वाला त्यौहार है। और नृत्य अगर बात करें, तो इस समय जो नृत्य होता है वो होता है करम नृत्य। तो नृत्य भी आपको याद रखना है और त्यौहार भी याद रखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी त्यौहार होता है उसमें कई तरह के लोक नृत्य का प्रचलन है, जो कि अलग अलग नृत्य देखने को मिलता है। कई सारे शादी विवाह में भी अलग अलग नृत्य का प्रचलन देखने को मिलता है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, वो है जतरा क्या है। तो आपको बताना है कि जतरा जो है वो क्या माना जाता है। तो जतरा जो है वो मुख्य रूप से क्या है, कि यह एक सामूहिक नृत्य है। क्या है, यह एक सामूहिक नृत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह एक सामूहिक नृत्य है। इसमें याद रखिएगा, स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं। इसमें जो कह सकते हैं कि एक सामूहिक रूप से। यहाँ पे दो चीज आपको ध्यान रखना है, एक है स्त्री प्रधान। तो स्त्री प्रधान कहने का अर्थ है, स्त्री प्रधान नृत्य अगर बोला जाए यानी उसमें सिर्फ स्त्री भाग लेती है। अगर बोले कि ये पुरुष प्रधान नृत्य है, यानी उसमें सिर्फ पुरुष भाग ले सकते हैं, स्त्री उसमें भाग नहीं ले सकते। यानी कह सकते हैं कि उसमें सिर्फ जो स्त्री प्रधान होता है उसमें सिर्फ लड़कियां, या तो स्त्री प्रधान कह सकते हैं कि स्त्री जो होता है वो उसमें शामिल होता है। पुरुष प्रधान जिसमें होते हैं वो कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ कह सकते हैं कि मेल आपको इसमें भाग लेने के लिए मिलता है, इसमें फीमेल जो होता है वो जनरली भाग नहीं लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में आपको आसानी से याद हो गया होगा। अगर जतरा नृत्य के बारे में, तो यह मुख्य रूप से दो चीज़ आपको याद रखना है, यह एक सामूहिक नृत्य है और स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे कह सकते हैं कि हाथ पकड़कर एक, जैसे कर्मा में भी नृत्य में देखने को मिलता है, इस तरह के नृत्य देखने को मिलता है। तो जतरा आपको याद रखना है, एक सामूहिक नृत्य है। अगला सवाल है कि नचनी क्या है। नचनी क्या है, तो नचनी के बारे में आपको बताना है कि नचनी क्या होता है। तो नचनी कह सकते हैं कि यह एक पेशेवर नृत्य माना जाता है। यह एक पेशेवर नृत्य है। जैसे जानते हैं कि पेशा, एक कह सकते हैं कि यह पेशा इनका होता है, पेशेवर रूप से ये कह सकते हैं कि यह नृत्य माना जाता है। इसमें दो चीज़ आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला जो है वो नचनी आखिर में किसको हम कहते हैं,
तो नचनी आप देखे होंगे, बहुत बार आप देखे होंगे नचनी। नचनी तो ये कॉमन वर्ड है, लेकिन याद रखिएगा नचनी जो है वो स्त्री नर्तक को कहा जाता है। यानी जो स्त्री नर्तक होते हैं, जो स्त्री नर्तक होते हैं उसे कह सकते हैं कि नचनी कहा जाता है। तो यहाँ से एक सवाल बनता है, क्या पुरुष नर्तक जो होता है उसके लिए क्या अलग नाम है? तो बिल्कुल हाँ, पुरुष नर्तक जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रसिक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे रसिक कहा जाता है। आप ये जरूर आप याद रखेंगे, जो नचनी नृत्य में एक कह सकते हैं कि यह एक पेशेवर नृत्य पहला माना जाता है। इसमें क्या है कि जो स्त्री नर्तक होते हैं उसे नचनी कहा जाता है, और इसमें पुरुष नर्तक जो होते हैं उसे रसिक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो रसिक कहा जाता है। याद रखिएगा, यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से यह नृत्य प्रदर्शन करते हैं। तो यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है वो मुख्य रूप से मनाया जाने वाला नृत्य है, कार्तिक पूर्णिमा में। तो याद रखिएगा ये दोनों चीज को, पहले तो कार्तिक पूर्णिमा ये मनाया जाता है। यह नचनी जो कहा जाता है वो स्त्री नर्तक को, और रसिक जो है वो पुरुष नर्तक को कहा जाता है। हो सकता है कि नचनी आपको पता होगा क्योंकि ये कह सकते हैं कि स्त्री नर्तक होते हैं, लेकिन यहाँ से अगर आपसे सवाल पूछ दे कि नचनी नृत्य में जो पुरुष नर्तक होते हैं उसे क्या कहा जाता है या उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे रसिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसिक कहा जाता है। याद रखिएगा ये सभी चीज को। आगे चलते हैं, आज का अगला सवाल है। अगला सवाल है कि नटुआ किस प्रकार का नृत्य है? नटुआ किस प्रकार का नृत्य है? तो नटुआ नृत्य के बारे में आपको बताना है। तो नटुआ नृत्य याद रखिएगा, नटुआ यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है, यानी कह सकते हैं कि सबसे पहला तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी इसमें पुरुष भाग लेते हैं, स्त्री इसमें भाग नहीं लेते। यह मुख्य रूप से जो है वो पुरुष प्रधान नृत्य माना जाता है। इसमें क्या है कि पुरुष जो होते हैं वो स्त्री वेश धारण कर नृत्य को करता है। याद रखिए, इसका जो सबसे खासियत जो मुख्य रूप से माना जाता है, वो इसमें भाग तो लेते हैं मेल, लेकिन वो क्या है, वो फीमेल बनकर के उसमें कह सकते हैं कि इस नृत्य को करते हैं। तो या भाग लेते हैं मेल, लेकिन वो फीमेल का कह सकते हैं कि रूप धारण करके इस नृत्य को करते हैं। तो फीमेल के रूप में ये कह सकते हैं कि वेश धारण करते हैं। जो भी कपड़ा होता है वो स्त्री के वेश का जो भी कह सकते हैं कि कपड़ा होता है उसे धारण करके इस नृत्य को करते हैं। तो अगर पूछा जाए कि नटुआ जो है वो क्या है, तो यह एक पुरुष प्रधान नृत्य माना जाता है। तो याद रखिएगा यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें मुख्य रूप से जो होता है वो कह सकते हैं कि इसमें पुरुष जो है वो स्त्री वेश धारण करके इस नृत्य को करते हैं। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट इतना ही सवाल बनेगा आपसे। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है कि मगाह नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? बताना कि मगाह जनजाति, कह सकते हैं कि मगाह एक प्रकार का नृत्य है, यह किस जनजाति के द्वारा जो है वो मुख्य रूप से माना जाता है? तो यह नृत्य जो है वो मुख्य रूप से हो जनजातियों में प्रचलित है। तो याद रखिएगा, गोंग, मगाह, ये सभी नृत्य जो है वो हो जनजातियों में जो है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी हो जनजातियों के द्वारा। हो जनजाति में जो है वो दो आपको याद रखना है, दो नृत्य, एक है गोंग और दूसरा है मगाह। ये दोनों जो है वो मुख्य रूप से जो है वो कह सकते हैं कि हो जनजातियों में प्रचलित है। एक है मगाह और एक है गोंग। ये दोनों कह सकते हैं कि नृत्य जो देखने को मिलता है वो हो जनजातियों में देखने को मिलता है। अगला सवाल है कि अग्नि किस प्रकार का नृत्य है? अगला सवाल है कि अग्नि किस प्रकार का नृत्य है? तो आपको बताना कि अग्नि जो है वो किस प्रकार का नृत्य है। इसका सही आंसर आप बता सकते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अग्नि किस प्रकार का नृत्य है? तो याद रखिएगा, अग्नि जो है वो मुख्य रूप से एक धार्मिक प्रकार का नृत्य माना जाता है। याद रखिएगा, यह धार्मिक अनुष्ठानों में इसका मुख्य रूप से देखने को मिलता है इस प्रकार का नृत्य, जो कि कई अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे आप मंडा मेला सुने होंगे, तो उसमें भी कुछ ऐसे प्रचलन देखने को मिलता है जो कि कह सकते हैं कि आग में कह सकते हैं कि पाँव रख करके और वो चलते हैं। तो इस तरह के कुछ ऐसे त्यौहार भी देखने को मिलता है यहाँ पे। तो अलग अलग जो है वो टाइप से यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे अग्नि नृत्य जो है वो यह एक धार्मिक नृत्य है। यह मंडा या तो फिर वीपू पूजा के अवसर पर किया जाता है। इसमें सील पूजा की जाती है। तो याद रखिएगा, सील यानी सील का अर्थ होता है पत्थर। तो यानी सील जो है वो, और विशेष रूप से ऐसे भी मानते हैं कि हम लोग जो है वो स्वाभाविक बात है, आज तक अगर कहीं बात करें, धार्मिक अनुष्ठानों की बात करें, तो आज तक क्या है, हम सील यानी कह सकते हैं कि पत्थर को हम देवता के रूप में मानते हैं। तो इसमें भी जो है वो सील पूजा मुख्य रूप से इसमें देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले अगर बोले कि अग्नि किस प्रकार का नृत्य है, तो यह एक धार्मिक नृत्य है।
यह कह सकते हैं कि मंडा या विपु पूजा, मंडा या तो फिर विपु पूजा। तो ये मुख्य रूप से मंडा या तो फिर विपु पूजा, ये दो पूजाओं के अवसर पर कह सकते हैं कि दो त्योहारों के अवसर पर विपु विपु जो है वो विपु पूजा के अवसर पर, विपु पूजा के अवसर पर जो है वो मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ये जो है वो मुख्य रूप से विपु पूजा के अवसर पर जो है वो मनाया जाता है। अगला सवाल है आज का, अगर अगला सवाल देखिए तो अगला सवाल है वो है निम्न में से कौन सा नृत्य जन्मोत्सव के अवसर पर किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अवसर कह सकते कि नृत्य है जो कि जन्म उत्सव पर मनाया जाता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि नृत्य माना जाता है जो कि जन्म उत्सव पर, यानी कह सकते हैं कि घर में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस जन्म उत्सव में एक कह सकते हैं कि नृत्य देखने को मिलता है जिसका नाम है पंवडिया नृत्य। याद रखिएगा इस नृत्य का नाम आपको काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में सवाल यहाँ से कि पंवडिया नृत्य जो है वो किस अवसर पर जो है वो इसका नृत्य किया जाता है। तो याद रखिएगा यह जन्म उत्सव पर, किसी घर में अगर बच्चे का जन्म होता है तो वैसे अवसर पर पंवडिया नृत्य जो है वो किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आइए थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये पंवडिया नृत्य होता क्या है और कब ये मनाया जाता है। तो पंवडिया कह सकते हैं कि झारखंड की एक महत्वपूर्ण नृत्य में से माना जाता है, वो है पंवडिया नृत्य। यह कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा पंवडिया नृत्य जो है वो जन्म उत्सव पर मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो ये सभी चीज़ आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगले अगर सवाल की ओर आए तो अगला सवाल अगर हम देखें तो अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक पेशेवर नृत्य है। इनमें से कौन सा एक नृत्य है जो कि पेशेवर नृत्य के रूप में माना जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नचनी नृत्य। याद रखिएगा नचनी जो है इसके पहले हम थोड़ा सा पहले हम चर्चा किए कि पेशेवर या एक पेशेवर नृत्य है जो कि कह सकते हैं कि इसका एक कह सकते हैं कि पेशे के रूप में कार्य करते हैं, जो कि कई जगह इसका अलग अलग क्षेत्रों में ये कार्य करते हैं जा करके। सबसे पहले इसमें ये कह सकते हैं कि दो भागों में बटा हुआ है, एक तो है स्त्री और एक है पुरुष। जो स्त्री लोग इसका कह सकते हैं कि संचालन करते हैं, जो स्त्री रूप में जो धारण करते हैं उसे नचनी कहा जाता है, जबकि जो पुरुष इसमें भाग लेते हैं उसे क्या कहा जाता है तो उसे रसिक कहा जाता है। तो ये बार बार आपको बता रहे हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो याद रखिएगा नचनी जो है वो स्त्री अगर कह सकते हैं कि इसमें नर्तक जो होता है स्त्री नर्तक को इसे क्या कहा जाता है तो नचनी कहा जाता है, जबकि जो पुरुष नर्तक होते हैं जो मेल कह सकते हैं कि मेल कैंडिडेट जो होते हैं वो कह सकते हैं कि नर्तक जो होते हैं वो उन्हें रसिक कहा जाता है। तो ये वर्ड आपको याद रखना है। अगला सवाल है आज का, वो है इनमें से कौन सा लोक नृत्य झारखंड का नहीं है। इनमें से बताना है आपको कि इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य जो है वो झारखंड का लोक नृत्य नहीं है। इसका ऑप्शन है पाइका, घूमर, नटुआ या तो फिर छऊ। इसमें से देखते हैं कि आप सभी को कितने लोगों को इसमें पता है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो कौन सा ऐसा नृत्य है जो कि झारखंड का नृत्य नहीं है। तो इसमें से इसका जो भी आंसर होगा आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से सुमेलित करें। इसमें से क्या है कि आपको सुमेलित करने के लिए इसमें सवाल पूछा गया है कि एक तरफ आपका दिया हुआ है नृत्य, एक तरफ दिया हुआ है आपका नृत्य, और कह सकते हैं कि यह नृत्य किस ऋतु में मनाया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य जो है वो कह सकते हैं कि मुख्य रूप से किस ऋतु में या किस काल में, किस समय में कह सकते हैं कि इसका प्रचलन जो वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले है जदुर डांडी। जदुर डांडी, अब इससे पहले हमने क्या देखा था कि फागुन या तो फिर चैत, फागुन चैत के समय में कौन सा ऋतु होता है तो वसंत ऋतु होता है। तो इसका सही आंसर पहला का जदुर नृत्य, जदुर डांडी जो होता है वो वसंत ऋतु के समय होता है। करम डांडी, अब करम डांडी जो होता है हम जानते हैं कि भादो महीने में ये मनाया जाने वाला कह सकते हैं कि एक नृत्य होता है जो कि वर्षा ऋतु में मनाया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि बी का हो जाएगा 1 और ए का हो जाएगा 2। ए का हो जाएगा आपका 2 और कह सकते हैं कि बी का हो जाएगा आपका 1। फिर उसी तरह से माथा डांडी नहीं माघा डांडी है, याद रखिएगा माघा डांडी से कहा जाता है, ठीक ना, थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गया है, माघा डांडी इसे कहा जाता है। तो माघा डांडी जो वो मुख्य रूप से शीत ऋतु में मनाया जाने वाला कह सकते हैं कि नृत्य है। तो माघा डांडी जो है, माघा डांडी जो है वो कब मनाया जाता है तो माघा डांडी जो है वो मुख्य रूप से शीत ऋतु में मनाया जाता है। उसके बाद चौथा है खद्दी या तो फिर जतरा डांडी, खद्दी या तो फिर जतरा डांडी।
तो याद रखिएगा इसका जो मुख्य रूप से जो प्रचलन देखने को मिलता है वो ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। तो यह जो है वो ग्रीष्म ऋतु में देखने को मिलता है, जबकि माघा डांडी जो है वो शीत ऋतु में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर अगर हम निकालना चाहें तो हो जाता 2, फिर है 1, उसके बाद आएगा आपका 4 और फिर आ जाएगा आपका आंसर 3। 2 1 4 3 इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो इस क्रम में आपको सेट करना होगा। यानी ए का हो जाएगा आपका 2, बी का हो जाएगा आपका 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा आपका 3। इस तरह से इसका सही आंसर होगा आपका 2 1 4 3। यानी जदुर डांडी वसंत ऋतु में मनाया जाता है, क्योंकि इससे पहले हम थोड़ी देर पहले चर्चा किए कि इसे फागुन और चैत के महीने में मनाया जाता है। तो हम जानते हैं कि माघ माघ जैसे सरस्वती पूजा शुरुआत होता है, उसके बाद क्या कौन सा ऋतु देखने को मिलता है? वसंत पंचमी। और वसंत पंचमी के बाद उसी समय ना वसंत ऋतु का आगमन होता है। तो जदुर डांडी जो वो फागुन चैत के समय मनाया जाने वाला त्यौहार है, जो कि कह सकते हैं कि एक कोलोम सिंगबोंगा पर्व है, जो कि फागुन में मनाया जाने वाला त्यौहार है। उसी के बाद ये मनाया जाने वाला त्यौहार है और ये चलता है कब तक? तो सरहुल पर्व के कह सकते हैं कि जब सरहुल पर्व जब चैत में मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष के कह सकते हैं कि जब मनाया जाता है शुक्ल पक्ष में चैत महीने में, तो तब तक ये चलने वाला त्यौहार ये कह सकते हैं कि नृत्य माना जाता है जदुर डांडी। करम डांडी जो वो कर्मा के समय में कह सकते हैं कि ये मुख्य रूप से मनाया जाने वाला नृत्य है, जो कि करम नृत्य जो होता है वो कब मनाया जाता है? तो कर्मा त्यौहार के समय। और कर्मा कब होता है? तो कह सकते हैं कि भादो महीने में इसका मनाया जाता है। तो भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये मनाया जाता है, जो कि वर्षा ऋतु के समय होता है। माघा डांडी ये शीत ऋतु में होता है, जबकि खद्दी या तो फिर जतरा डांडी जो है वो ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाने वाला नृत्य है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नृत्य है जो कि कह सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है। साथ ही साथ एक दो और नृत्य की अगर बात करें तो वो है करिया झूमर। तो करिया झूमर कह सकते हैं कि यह एक स्त्री प्रधान नृत्य है। इसमें स्त्रियां एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर घूम घूम कर नाचती गाती है और ये काफ़ी उल्लास के साथ ये मनाया जाता है करिया झूमर। उसके बाद साथ ही साथ अगर बात करें तो एक है जपी नृत्य, जिसे शिकार नृत्य भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा जपी नृत्य। एक हम अगला सवाल अगर बात करें अगला नृत्य के बारे में अगर हम बात करें तो वो है जपी नृत्य। जपी नृत्य, तो जपी नृत्य अगर बात करें तो यह भी कह सकते हैं कि झारखंड की एक महत्वपूर्ण नृत्य है। यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा जाता है। तो याद रखिएगा यह एक सरहुल पर्व के समय मनाया जाने वाला त्यौहार जो होता है सरहुल पर्व। इसके बाद ये कह सकते हैं कि ये आरंभ होता है और आषाढ़ी पर्व जब तक चलता है, आषाढ़ महीने में जो मनाया जाता है वो आषाढ़ी तक चलता है। यानी कह सकते हैं कि यह चैत से लेकर आषाढ़ तक मनाया जाने वाला त्यौहार है जपी नृत्य। माफ कीजिएगा, ये नृत्य जो होता है वो कब तक ये नृत्य चलता है? तो ये कह सकते हैं कि सरहुल पर्व से, यानी कह सकते हैं कि चैत महीने में जब सरहुल पर्व मनाया जाता है उसके बाद ये आरंभ होता है यह नृत्य। और कब तक चलता है? तो यह कह सकते हैं कि आषाढ़ी पर्व जब मनाया जाता है तब तक यह नृत्य जो है वो देखने को मिलता है, जपी नृत्य। अगला एक और नृत्य जो है वो कर्मा या तो फिर लहसा, लहुसा भी बोला जाता है इसे, कर्मा या तो फिर लहुसा। तो लहुसा याद रहे कि यह नृत्य आषाढ़ी पर्व यानी आषाढ़ महीना में मनाया जाता है, उसके बाद ये शुरू होता है और सोहराय तक ये मनाया जाने वाला त्यौहार है कर्मा या तो फिर लहुसा। तो इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि कर्मा जो है वो मुख्य रूप से भादो महीने में यानी कह सकते हैं कि आषाढ़ और कार्तिक महीने के बीच में ये देखने को मिलता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो यह नृत्य जो है वो वर्षा ऋतु में आरंभ से लेकर उसके समाप्ति तक चलता है। यानी वर्षा ऋतु जब शुरू हुआ तो कर्मा नृत्य जो होता है वो शुरू हो जाता है, जिसे लहुसा नृत्य भी कहा जाता है। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि कर्मा नृत्य को किस नृत्य के नाम से, एक और नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो कर्मा को ही लहुसा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों नाम आपको जरूर याद रखने चाहिए, क्योंकि कई बार सवाल जो है वो ये नाम आपको हो सकता है पता होगा, लेकिन जैसे ये नाम शब्द का प्रयोग करेगा तो हो सकता है आपको यहाँ से आपको कई सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो ऐसे में क्या होता है, एग्जामिनर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन आपके इजी होते हैं, लेकिन उसका क्या होता है कि लैंग्वेज का जो सिलेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ होता है, जिसके कारण से क्वेश्चन जो होता है वो टफ हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें आगे तो एक माघे या तो फिर माघे नृत्य होता है। तो माघे नृत्य जो होता है वो कह सकते हैं कि और कर्मा या लहुसा के रूप में अगर बात करें तो यह एक सामूहिक नृत्य माना जाता है। कर्मा जो है वो एक सामूहिक नृत्य है और इसमें याद रखिएगा 8 पुरुष और 8 स्त्रियां भाग लेती है। यानी 8-8 के पेयर में कह सकते हैं कि 8-8 लोगों में कह सकते हैं 8 मेल और 8 फीमेल जो है इसमें भाग लेती हैं और कह सकते हैं कि यह सम्मिलित रूप से यह मनाया जाने वाला एक नृत्य है जो कि कर्मा या तो फिर लहुसा नृत्य के रूप में जाना जाता है।
पुरुष और स्त्रियां जो होता है वो गोलार्ध बनाकर कह सकते हैं कि एक गोलार्ध बनाकर जो कि गोल घेरे में कह सकते हैं कि ये घूम घूम कर कह सकते हैं कि ये कार्य कह सकते हैं कि यह नृत्य को करते हैं। एक दल इसमें क्या होता है कि इसमें दो दल होते हैं, एक साइड इस तरह से घुमा हुआ होता है, एक दूसरा दल इस तरह से होता है। तो दोनों साइड कह सकते हैं कि आठ आठ लोगों का ये पेयर होता है, आठ आठ लोगों का ये कह सकते हैं कि लोगों का ये ग्रुप होता है, जो कि एक व्यक्ति पहले गाना शुरू करता है और जब ये बंद हो जाता है तो कह सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति जो होता है वो इस चीज़ की शुरुआत होती है। हो सकता है झारखंड के कई लोगों को ये काफ़ी अच्छे से पता होगा, क्योंकि इस नृत्य को जब आप देखते होंगे कर्मा के त्यौहार के समय तो ये आपको अच्छे से पता होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, कर्म के जो कह सकते हैं कि कर्मा के जो जो एक कह सकते हैं कि टोकरी होता है जिसमें जावा उगाया जाता है, तो वो रखा जाता है बीच में। उसके बाद कह सकते हैं कि इसके चारों ओर घूम घूम कर कह सकते हैं कि इसमें नृत्य किया जाता है, जो कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण नृत्य के रूप में माना जाता है। यह एक सामूहिक नृत्य है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि यह एक सामूहिक नृत्य है, और जब भी हम सामूहिक का बात करते हैं यानी स्त्री और पुरुष इसमें दोनों भाग ले सकते हैं। नृत्य में अगर बात करें तो पुरुष स्त्री जो है वो आगे पीछे चलने में एक दूसरे के अंगूठे को छूने की कोशिश करते हैं। कर्मा नृत्य में गाए जाने वाले गीत को लहुसा गीत कहते हैं, जिस कारण इस नृत्य को लहुसा नृत्य भी कहा जाता है। याद रखिएगा, कर्मा नृत्य में जब यह नृत्य गाया जाता है तो मुख्य रूप से उस नृत्य को ही हम क्या कहते हैं, लहुसा नृत्य भी, लहुसा गीत गाया जाता है। अब लहुसा गीत गाने के कारण से ही इसका नाम जो रख दिया गया है वो लहुसा नृत्य रख दिया गया है। तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। तो ये कभी कह सकते हैं कि जो भी महत्वपूर्ण लोक नृत्य थे, आज हमने देखा झारखंड के जो भी महत्वपूर्ण लोक नृत्य थे। इसके बाद हम जो बात करेंगे वो लोक नाट्य के बारे में हम बात करेंगे। लोक नाट्य, लोकगीत, ये सभी चीज़ों के बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो इससे क्या होगा कि एक एक करके हम समझेंगे लोकगीत, संगीत, लोक नाट्य, ये सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हमने क्या देखा, लोक नृत्य के बारे में आज हमने मुख्य रूप से देखा। जो भी झारखंड के महत्वपूर्ण लोक नृत्य थे वो कह सकते हैं कि यहीं से कह सकते हैं कि आपसे सवाल पूछा जाएगा अगर यहाँ से सवाल बनता है तो। और निश्चित रूप से यहाँ से सवाल, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है झारखंड का जहाँ पे कह सकते हैं कि 2 से 3 सवाल यहाँ से नहीं देखने को मिलता है। अगर आपके एग्जाम में कह सकते हैं कि अगर 30 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 30 क्वेश्चन में से यहाँ से आपसे 2 से 3 सवाल आसानी से पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ याद रखिएगा, जैसे जेपीएससी में 100 क्वेश्चन आपके पेपर 2 में पूछा जाता है और 10 क्वेश्चन पेपर 1 में पूछा जाता है, यानी कुल 110 क्वेश्चन है, जिसमें से स्पेशली जो है वो 5 क्वेश्चन तो यहीं से फिक्स किया हुआ है कि 5 क्वेश्चन जो पूछना है वो झारखंड की कला संस्कृति में लोक नृत्य वगैरह से पूछा जाता है। तो 5 क्वेश्चन में से हो सकता है 2 से 3 सवाल आपसे यहीं से पूछ लिया जाए। तो याद रखिएगा, इस दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दें, ताकि इसी तरह से हम आगे भी इस तरह के कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के बीच लाते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।